अच्छा, आज हम लोग करने वाले हैं सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज है। ठीक, जो तुम लोग 11 12 में करते हो, बट यहाँ पर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली 11 में ही रहता है, चाहे कोई भी बोर्ड का हो। ठीक है, मतलब कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, आईसी हो, या फिर बंगाल बोर्ड, जो भी हो, हम लोग को ये सब्सिडियरी बुक वाला जो चैप्टर है वो हम लोग एकदम कॉमर्स के स्टार्टिंग में ही सीखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तुम लोगों को क्या पता है सब्सिडियरी बुक्स के बारे में। देखते हैं, मीन्स मुझे कुछ चेक नहीं करना, हम जस्ट पूछेंगे तुम लोगों से। ठीक है, तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोल पाओगे तो कुछ ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग पार्टिसिपेट करना कि तुम लोग को सब्सिडियरी बुक्स के बारे में क्या पता है। अच्छा, कोई कुछ भी बताएगा रिगार्डिंग सब्सिडियरी बुक्स की सब्सिडियरी बुक्स क्या है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्या चीज है, कुछ कुछ बताओगे? कोई भी, कोई कुछ कहना चाहेगा? व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स? कुछ भी, जो भी आता है, जो भी इसके बारे में याद है। टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स ही बता दो। अगर ये नहीं पता है कि सब्सिडियरी बुक्स क्या है, नहीं याद आ रहा है, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स ही बता दो, कुछ तो बताओ। गुड इवनिंग साक्षी। इवनिंग मैम। अच्छा देखो, हम लोग सब्सिडियरी बुक आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने सबसे अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है कि किसी को कुछ भी अगर सब्सिडियरी बुक के बारे में नॉलेज है, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं याद आ रहा है सब्सिडियरी बुक्स के बारे में? मैम, तो सेल्स और सेल रिटर्न आलादा अकाउंट है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बोलो, हम यही चाह रहे थे। देखो, एक्चुअली सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है, पहला मुझे एक चीज बताओ, अकाउंट्स का सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है? अकाउंट्स में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग जर्नल। रिकॉर्डिंग, यानी जर्नल होता है। सबसे पहला स्टेप जर्नल होता है। अब जर्नल जो रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसे होता है, मतलब इसके पहले वाला स्टेज क्या होता है, ये मुझे बताओ। जर्नल एंट्री तो तुम लोग कर देते हो, लेकिन क्या देख के तुम लोग जर्नल एंट्री करते हो, ये एक बार सोचो कि जर्नल एंट्री खुद अपने दिमाग से तो नहीं करते हो ना, कुछ रहता है। हाँ, ट्रायल बैलेंस को देख के कर। जी नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं। ट्रायल बैलेंस तो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन। वाला। ट्रांजैक्शन नहीं रहता है तुम लोग के सामने, बहुत सारा ट्रांजैक्शन नहीं रहता है डेट वाइज, ट्रांजैक्शन। है यस। ना? एक बार सोचो, तुम लोग के पास बहुत सारा डेट वाइज ट्रांजैक्शन रहता है, देन तुम लोग यस वहां मैम। से, है ना, जर्नल जी। एंट्री करते हो। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है हम लोगों का? और अब बताओ, वो ट्रांजैक्शन जो तुम लोग लिए हो, तो वो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से करता है। जैसे कोई एक वीक का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, या फिर कोई डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, कोई वीकली कर सकता है, कोई मंथली कर सकता है। डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन का कितना लेंदी, कितने ह्यूज अमाउंट में ट्रांजैक्शन है, वो अपने हिसाब से उसे रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो जैसे तुम लोग करते हो ना, कोई डेली का पढ़ाई डेली कर ले, तो कोई सोचते हो हम संडे सारा चीज कंप्लीट करेंगे, कोई सोचते हो कि हम आज ये पढ़ रहे हैं तो कल वो, मतलब ये अपना अपना बात है। ठीक है, उसी तरह से ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग है वो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कर सकता है। वैसे तो डे टू डे करना बेटर होता है हर चीज के लिए, चाहे तुम लोग का पढ़ाई क्यों ना हो। तो फर्स्ट स्टेज होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब हम लोग, जो तुम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, हम लोग क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है कि कौन से डेट पे हम लोगों ने क्या ट्रांजैक्शन किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस पे करते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं? जर्नल। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम लोग कहां पर करते हैं? जर्नल के हिसाब से करते हैं, जैसे कि समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट। तो फर्स्ट स्टेज हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे डेटा कलेक्शन होगा, और ये डेटा कलेक्शन कहां से होता है, यहां पर लिख देते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे बिल हो गया, इनवॉइस हो गया, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, ये सब हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। एक
कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ना बहुत सारा बिल रहता है, परचेस बिल, सेल्स बिल या फिर वाउचर वगैरह रहता है, फिर वो क्या करता है, वो सारा चीज इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने का मतलब ये हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा, सारे डेटा को कलेक्ट करना। कहाँ से करना है, सोर्स डॉक्यूमेंट से, ठीक है, वहां से कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद अब एंट्री पास करेगा, दैट इज जर्नल, ठीक है। तो जर्नल करने के बाद उसके बाद ये हो गया जर्नल। और जर्नल करने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसे रिकॉर्डिंग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हो गया जर्नल एंट्री, ठीक है। अच्छा, जर्नल के बाद हम लोग कौन सा स्टेप करते हैं बताओ, एक बार पूरा स्टेप ही बता देते हैं तुम लोग को। जर्नल कर लिया, उसके बाद क्या करते हो तुम, लेजर, ठीक है। लेजर को बोला जाता है पोस्टिंग, है ना। लेजर को क्या बोलते हैं, जैसे इसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं पोस्टिंग, पोस्ट करना, ठीक है। जैसे दो साइड में पोस्ट करना पड़ता है, एक जर्नल एंट्री को हम लोग दोनों साइड में पोस्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज लेजर, पोस्टिंग। अब लेजर बनने के बाद क्या होता है बताओ, लेजर से क्या बनता है, अभी थोड़ी देर पहले ट्रायल बैलेंस, हाँ, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस से क्या बन जाता है बताओ, जो तुम लोग बहुत ज्यादा करते हो, 11 में सीखते हो, फाइनल अकाउंट्स, है ना, जिसपे बहुत सारा मार्क्स रहता है, तुम लोग बोलते रहते हो एक फाइनल अकाउंट्स कर लेंगे तो बहुत सारा मार्क्स कैरी हो जाएगा। तो ये देखो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स मतलब वही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, फिलहाल हम ये वाला चीज बोल रहे हैं। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मतलब जो कौन सा कंपनी है, जो मतलब कंपनी नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए ट्रेडिंग वाला चीज नहीं होता है, ठीक है। वहां पर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ही ट्रेडिंग दिखाते हैं, वो अलग पॉइंट हो गया, चलो उसको लेके डिस्कस नहीं करना है, हम लोग तो सब्सिडियरी बुक्स पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखो सब्सिडियरी बुक्स का कंसेप्ट क्या है, ये तो मैंने पहले थोड़ा सा तुम लोग को अकाउंट्स का याद दिलाया कि किस तरह से हम लोग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उससे फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल हो गया। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तुम लोग भी नोट करो, साइकिल वी हैड एक्सप्लेन्ड दैट सम कंपनीज, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। साइकिल वी हैड एक्सप्लेन मतलब ये जो साइकिल मैंने अभी बताया, दैट सम कंपनी प्रेफर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जर्नल बुक, ठीक है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वेयर एक्चुअली आज हम लोग यहां तक ही देखेंगे, जस्ट जर्नल तक, क्योंकि सब्सिडियरी बुक जो है ना वो यहीं पर रुक जाएगा, तुम लोग अभी देखोगे कैसे यहां तक रुक रहा है, लेजर ट्रायल बैलेंस का बाद में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा उसका बाद। तो इन जर्नल बुक वेयर एज सम अदर प्रेफर टू डिवाइड देयर journal book into sub journal or say subsidiary book देखो ये हम क्या लिखे, देखो यहाँ पर साइकिल, जो एक साइकिल बन रहा है जर्नल तक का साइकिल। जर्नल तक का साइकिल कैसे बनेगा, पहले हम लोग को सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या करना पड़ेगा, पहले सारा सोर्स डॉक्यूमेंट एक जगह लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर वहां से हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, ये हमें पता है। तो ये जो साइकिल है हम लोग जो भी ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अप टू तुम लोग जर्नल तक की सोचो, ये मैंने इसलिए कहा कि तुम लोग को क्लियर हो जाए कि उसके बाद वाला स्टेप क्या है, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा गलत बोल रहे थे, इसीलिए मैंने ये बताया, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहां तक ध्यान देंगे। तो ये देखो एक्सप्लेन दैट सम कंपनीज, कुछ कंपनियां हैं, ठीक है। अब कंपनीज या फिर इसे ऑर्गेनाइजेशन भी लिखो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, नॉन मैन्युफैक्चरर हो। तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि ये लोग अपना जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे जर्नल बुक में, मतलब जो हमारा प्राइम एंट्री का बुक माना जाता है। जर्नल को हम लोग क्या मानते हैं, प्राइम एंट्री का बुक, प्राइम मतलब पहला, प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या, पहला एजुकेशन, तो पहला अकाउंट का स्टेप तो जर्नल ही है, तो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने
उसके लिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रेफर करता है, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी है वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग अपने जर्नल बुक को पार्ट पार्ट डिवाइड कर दे, ठीक है, इनटू सब जर्नल, इसको हम लोग बोलेंगे इनटू सब जर्नल, या फिर इसको बोला जाता है सब्सिडियरी बुक्स। मतलब एक बुक का 2-3 पार्ट, मतलब अगर इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ करके बताएं, सपोज ये एक बुक है जर्नल बुक, ठीक है, जे बी लिख देते जर्नल बुक। अब इसी का ट्रांजैक्शन को हम लोग 3-4 जगह पे अगर लिख देते, 3 बुक में यही ट्रांजैक्शन को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्सिडियरी बुक, ठीक है। ये एक जर्नल बुक है, यहाँ पर जितना सारा ट्रांजैक्शन है उसका कुछ पोर्शन ये वाले बुक में दे देते हैं, कुछ इस बुक में, कुछ इस बुक में अगर दे देते हैं, एक ही बुक को अगर पार्ट पार्ट डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल सॉरी सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे सब्सिडियरी बुक्स। बट ये कंसेप्ट क्यों आया, क्यों हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये जर्नल बुक हम लोग अलग कर दे, ऐसा क्या कंडीशन हो गया कि जर्नल बुक, एक बुक में जो चीज हम लोग लिख रहे थे उसे अलग अलग करेंगे, ठीक है, उसे क्यों अलग अलग करेंगे। तो इसके बाद हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए या फिर ये क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। ये तो समझ गए, ठीक है भाई, एक बुक का जब हम लोग अलग अलग पार्ट कर देंगे दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी बुक, बट क्यों, क्यों करें, क्यों करें, ठीक है, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्यों ये होना चाहिए। सपोज हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2 बिजनेसमैन को लेते हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है, 2 बिजनेसमैन है, एक है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, अच्छा ये है मिस्टर वाई, ठीक है, ये है मिस्टर वाई। अच्छा, अब मिस्टर एक्स का जो है ना, मिस्टर एक्स जो है उनका एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है ये है स्मॉल बिजनेस, ठीक है। इसको अगर समझोगे तो तुम लोग हमेशा याद रख पाओगे कि क्या होता है सब्सिडियरी बुक। देखो हम लोग जो भी पढ़ेंगे हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो फायदा क्या है। जैसे देखो तुम लोगों से मुझे बहुत ही कम आंसर आया सब्सिडियरी बुक का, लेकिन लगभग सबने पढ़ा हुआ है, तो फिर थोड़ा बहुत तो आइडिया आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग कंसेप्ट के साथ नहीं समझ पाते ना तो वो भूल जाते हैं टाइम के साथ साथ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से सीखेंगे। अच्छा, अब देखो इनका जो है, इनका बिजनेस थोड़ा बिग वॉल्यूम का है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बड़ा बिजनेस है। तो देखो डिफरेंस क्या होगा, बड़ा बिजनेस और छोटा बिजनेस में क्या प्रॉब्लम होगा। देखो तो इनका अगर छोटा सा बिजनेस है तो इनका जो ट्रांजैक्शन होता है ना वो 20 to 30 ट्रांजैक्शन होता है इन ए मंथ, ठीक है। तो इनका बिजनेस बहुत ही छोटा है, उतना ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो एक महीने में 20 से 30 ट्रांजैक्शन होता है। जबकि मिस्टर वाई जिनका बिजनेस एक बिग वॉल्यूम बिजनेस है, इनका 50 to 100 ट्रांजैक्शन जो होता है वो होता है इन ए डे। देखो इनका एक दिन में 50 से 100 ट्रांजैक्शन होता है, जबकि इनका मंथ में भी उतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है। पहला पॉइंट ये, जब ऑकर होता है तभी हमारा सब्सिडियरी बुक का कंसेप्ट आएगा। क्यों आएगा, अब देखो इनका अगर इतना सारा ट्रांजैक्शन है और इनका इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो ये पूरे ट्रांजैक्शन को एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखो एक बुक में ये पूरा ट्रांजैक्शन को क्या कर सकेंगे, रिकॉर्ड कर सकेंगे, ठीक है, जिसे वो बोलेंगे जर्नल बुक, ठीक है, जर्नल बुक। और इनको ये सारा ट्रांजैक्शन ये भी एक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ये सारा ट्रांजैक्शन जो है एक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इनका बुक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। एक बार सोचो इनका बुक का वॉल्यूम, मतलब अगर तुम लोग एक जगह पे ही सारा सब्जेक्ट को लिखते जा रहे हो तो तुम्हारा नोटबुक बहुत मोटा होगा। लेकिन अगर तुम लोग सारे जो तुम लोग के सब्जेक्ट है उसके लिए अलग अलग नोटबुक यूज करोगे अपने लिए, तो कौन सा बेनिफिट होता है बताओ। एक ही जगह पे सारा चीज खिचड़ी करके लिखोगे वो बेनिफिट होता है, या फिर तुम लोग अलग अलग लिखते हो वो तुम लोग के लिए बेनिफिट होता है। ऑब्वियसली अलग अलग लिखने से बेनिफिट होगा। उसी तरह से किसी का अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए एक बुक काफी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक बुक काफी इसीलिए नहीं है कि अगर किसी भी अचानक से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमें ढूंढना है कि कौन से डेट पे कैसा ट्रांजैक्शन होगा, ये तो ढूंढ लेगा मिस्टर ए एक्स जो है, वो तो आराम से ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका छोटा सा बुक है, उसमें हार्डली मंथली 20 से 30 ट्रांजैक्शन होता है, वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर इनको फाइंड आउट करना है ना, हो सकता है पूरा 24 घंटा बीत जाए, पेज पलटते पलटते पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, और हो सकता है एक दिन भी लग जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इनके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इनके
इनके लिए तो वो टेंशन का बात हो गया ना। अरे अचानक से जरूरत तो हो ही सकता है हमें कोई भी ट्रांजैक्शन चेक करने का। तो अगर बताओ कि अगर हम लोग अलग अलग बुक में करेंगे तो इनके लिए वो बेनिफिट होगा, ठीक है, इसीलिए अलग बुक का कंसेप्ट आया है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, ये देखो पहले यहाँ पर भी वही चीज होगा, 20-30 ट्रांजैक्शन जो है उसे क्या किया जाएगा, कलेक्टेड, ये देखो कलेक्टेड, एक मिनट, हाँ कलेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट, दोनों यही करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट ये भी कलेक्ट करेंगे, ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट, ये तो दोनों ही करेंगे, ये दोनों के लिए ही कॉमन बात है, दोनों ही सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोनों ही क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, फिनिश्ड टू रिकॉर्ड इन ए जर्नल, ठीक है, वो ये भी करेंगे सेम, ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो ये भी करेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इनके लिए क्या होगा, इनके लिए ये जो बुक ये लोग मेंटेन कर रहे हैं ना, ये जो जर्नल बुक ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ये एक मान लो बुक है, ठीक है, ये जो जर्नल बुक मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर हार्डली बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ पेजेस ऑक्यूपाई होगा, ठीक है, हार्डली ऑक्यूपाई फ्यू पेजेस, ठीक है। जबकि इनका इनका क्या प्रॉब्लम होगा, एक बुक में जब एंट्री करना चाहेंगे इनको बड़ा सा एक बुक खरीदना पड़ेगा जहां पर ये एंट्री कर सकते हैं, और इनके लिए क्या प्रॉब्लम होगा, बट इट ऑक्यूपाई एंटायर एंटायर, ये क्या बोले, डायरी बोल दे इसको, ठीक है, या फिर बुक बोल दे, डायरी and it is also time consuming to go through ठीक है। अगर कभी भी गो थ्रू करने का जरूरत हो, एक बुक को उलट पलट के देखना और वहां पर जो हमें गो थ्रू करना है वही चीज ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि इनका वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं होगा, इनके लिए ये सही चीज है, ठीक है, इनके लिए इनका बिजनेस छोटा सा है, ये एक बुक में सारा चीज एंट्री कर रहे हैं और जब जो जरूरत हो रहा है आराम से ढूंढ रहे हैं और इनको मिल जा रहा है। अब ये अगर ऐसा करेंगे तो इनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, एक तो ढूंढना टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से इतना बड़ा बुक बन जाएगा, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने का जरूरत होगा, ठीक है, तो उसके लिए इनका जो प्रोसेस है वो सही है, बट ये अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। तो इस वजह से इस सिचुएशन को एलिमिनेट करने के लिए जो है डे बुक का कंसेप्ट आया है, दैट इज सब्सिडियरी डे बुक। अब बताओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, 3 मेन ट्रांजैक्शन होता है, एक्चुअली 2 मेन ट्रांजैक्शन होता है, बताओ एक बिजनेस का मेन ट्रांजैक्शन क्या है, मेन ट्रांजैक्शन क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। आज अगर तुम लोग ही एक शॉप ओपन करते हो, लाइक मान लो एक बेकरी शॉप ओपन करते हो, तो वहां पर मेन ट्रांजैक्शन तुम लोग का क्या होगा, जो सबसे ज्यादा टाइम होता है, फ्रीक्वेंटली होते जाता है, ऐसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन होगा बताओ, उसी के रिगार्डिंग डे बुक्स बने हुए हैं, बताओ फ्रीक्वेंटली कौन सा ट्रांजैक्शन होता है। मैम मैंने कौन মানে সেন্সে বলছেন কোন প্রোডাক্ট না মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে কোনো অর্গানাইজেশন কি টাইপের বলতে পারো, বা কি কি ট্রানজাকশন সবথেকে বেশি হয়, মানে কি লেনদেনটা সবথেকে বেশি হয়, कौन सा लेनदेन, হ্যাঁ বলো বলো, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। हाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा मतलब दूसरे तरह से बोले तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अबाउट व्हाट, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन किस चीज का होगा, मतलब वो क्या ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन 2 चीजों का होता है ना, क्रेडिट क्या हो सकता है, क्रेडिट परचेज, कैश ट्रांजैक्शन, सेल्स एंड परचेज, दोनों है ना, देखो क्रेडिट कैश दोनों होगा, मेनली क्रेडिट ज्यादा होता है एक्चुअली, परचेज ट्रांजैक्शन।
यस मुझे यही पूछना था। हम ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में दो ट्रांजैक्शन होता है, एक तो सेल करो और एक परचेज करो, इसीलिए तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। हम लोग अगर ट्रेडर है, किसी से स्टॉक परचेज करेंगे और कस्टमर को बेचेंगे, तो हमारा तो दो मेन डेटा बनेगा ना, एक डेटर और एक क्रेडिटर। तो दो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग सेल भी हो सकता है, परचेस भी हो सकता है। इसीलिए अगर तुम लोग सब्सिडियरी डे बुक देखोगे, तुम लोग को नाम तो शायद याद ही है, क्या क्या डे बुक होता है? परचेस डे बुक होता है, सेल्स डे बुक होता है, परचेस रिटर्न डे बुक होता है, सेल्स रिटर्न डे बुक होता है, कैश बुक होता है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक होता है, ठीक है। इस तरह का सब्सिडियरी बुक होता है। क्यों किया गया है यही सारा बुक, क्यों बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इनका जो ये बुक का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कौन से वाले ट्रांजैक्शन? लोन तो कोई कंपनी बार बार लेगा नहीं, ठीक है, तो लोन का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, मतलब जो बहुत कम होता है उसका बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लोन कोई ज्यादा लेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कि करते ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन ट्रांजैक्शन क्या होता है? वही सेल परचेज, कभी कैश सेल, कभी क्रेडिट सेल, कभी डिस्काउंट दे रहे, कभी बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेनली कस्टमर क्रेडिटर वाला, मतलब डेटर क्रेडिटर वाला ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब उसी को अगर यहाँ पर करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, अगर मेरा बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे लिए बहुत हेवी हो जाएगा ये वाला बुक। मुझे ये हेवी वाला जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस करवाना है। अब उसे रिड्यूस करने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है, हम क्या करेंगे, ये अलग अलग कर देंगे। अब जैसे देखो मैंने बोला ना, अलग अलग जर्नल बुक बनाएंगे, सबका नाम दे देंगे। जहां पर परचेज रिगार्डिंग रिकॉर्ड करेंगे उसे परचेज बुक, जहां पर सेल रिगार्डिंग उसे सेल्स बुक, जहां पर कैश रिगार्डिंग उसे कैश बुक, जहां पर परचेज रिटर्न रिगार्डिंग वहां परचेज रिटर्न डे बुक, जहां पर सेल्स रिटर्न रिगार्डिंग वहां पर सेल्स रिटर्न। इस तरह से बना हुआ है। मतलब हम लोग एक एक चीज को अलग कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट बुक में उसे मेंटेन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, बिकॉज हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? एक तो ये बेनिफिट मिलेगा, जब जो चाहिए हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे परचेज वाला कोई इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करना है, चलो परचेज डे बुक खोलेंगे, इसको क्यों खोलें? अब ये क्यों नहीं मेंटेन कर रहा है? अरे ये तो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ये अपने ही खुद सारा काम करता है और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत कम ट्रांजैक्शन है, ये आराम से ढूंढ लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो अगर तुम लोग का पूरे सिलेबस में एक ही सब्जेक्ट होता तो तुम लोग के लिए इजी हो जाता, लेकिन तुम लोग का इतना सारा सब्जेक्ट है तो तुम लोग के लिए लोड ज्यादा है, और भी अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो लोड और ज्यादा हो जाएगा। जैसे तुम लोग बचपन में जैसे पढ़ते थे, उसके बाद जैसे लोड बढ़ रहा है उसी तरह से तो ऐसे ही होता है ना। देखो यहाँ पर भी इनका लोड इतना ज्यादा है, तो इनको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि ये स्मूथली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा सके, ठीक है, स्मूथली ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा सके। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये पॉइंट भी लिख लो जो मैंने अभी डिस्कस किया, बाद में काम आ जाएगा। नीड टू फाइंड, अगर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या इफेक्ट होगा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के रिगार्डिंग। तो अभी तक जो कहा वही एक बार लिखा रहे हैं, नीड टू फाइंड एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लाइक, जैसे कि गुड्स परचेज ऑन व्हाट डेट, कौन से डेट पे परचेज किया था, शायद कुछ हमें पता करना है तो हो ही सकता है हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से डेट पे हम लोगों ने परचेज किया था। और या फिर ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम फ्रॉम विच सप्लायर, ये हमें पता करने का जरूरत आ गया अचानक से, ठीक है। तो ऐसे केस में फॉर ट्रेडर फॉर ट्रेडर एक्स इट इज क्वाइट इजी टू लोकेट, ठीक है। ट्रेडर एक्स मतलब मेरे यहाँ पर जिसका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर ऐसा बुक मेंटेन करे उसके लिए बहुत इजी है, वो आराम से ढूंढ सकता है। बट फॉर ट्रेडर वाई, जो वाई है, इट इज, या फिर इट मे टेक आवर्स और ए डे, ठीक है, घंटों लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक दिन ही लग गया टू फाइंड, एंड it is also tedious for trader X to even record those entries with
with their narration। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट भी बताते हैं ये क्यों मैंने बोला। देखो अभी तक तो मैंने बहुत बार कह दिया ये वाला पॉइंट कि ट्रेडर वाई के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम हो सकता है कोई भी एक ट्रांजैक्शन को ढूंढना, चाहे वो पर्टिकुलर किसी डेट वाइज ढूंढे, किसी डेटर वाइज ढूंढे, किसी क्रेडिटर वाइज ढूंढे, बहुत प्रॉब्लम है। ऊपर से उनके लिए ये रिकॉर्ड करना भी बहुत टफ है, क्योंकि अगर हम लोग जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें सबका नरेशन देना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को अगर याद आता है थोड़ा भी, परचेस डे बुक हो, सेल्स डे बुक हो, कैश बुक हो, या भी किसी भी तरह का परचेस सेल्स रिटर्न बुक हो, उसमें कोई नरेशन का जरूरत नहीं होता है, तो इसमें टाइम बचेगा। अगर हम लोग सारा चीज नरेशन के साथ लिखते जाएंगे तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जबकि जो कि डे बुक है वहां पर नरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं आता है, तो हम लोग विदाउट नरेशन पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं, तो इससे भी हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये देखो, इवन रिकॉर्ड दोज एंट्रीज विद देयर नरेशन, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नरेशन ईच डे, हर एक दिन इतना इतना ट्रांजैक्शन, देखो मैंने कितना एग्जांपल लिया था, 50 से 100 पर डे वाला ट्रांजैक्शन विद नरेशन, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके वजह से क्या क्रिएट होगा, देखो, एंड इफ देयर आर so much clerical work, there is more possibility of error as and also difficult to find out the error, difficult to find out and rectify the error, दोनों चीज ही, find out and rectify द एरर। अब इस पॉइंट का मतलब समझो, अगर जर्नल बुक मेंटेन कर रहे एक ही क्लर्क जो है वो उसे मेंटेन करते जा रहा है, तो उसके लिए जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उससे गलती हो सकता है। अब गलती हो गया, अब फिर उसको ढूंढना, फिर उसे रेक्टिफाई करना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एक बुक में करेंगे तो ये काम जो है बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना एंड रेक्टिफाई करना कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये एक टीडीएस रिकॉर्ड है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा और मोर क्लरिकल वर्क को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए ये जो एक प्रॉब्लम है इसी को एलिमिनेट करने के लिए सब्सिडियरी बुक का कंसेप्ट आया हुआ है, और ये लार्ज बिजनेस कंसर्न ही यूज करता है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बेनिफिट है। वो लोग क्या करेगा, परचेस डे बुक एक क्लर्क को दे देगा, भाई तुम मेंटेन करो, सेल्स डे बुक एक क्लर्क को अपॉइंट कर देगा, मतलब जितना सारा डे बुक उतने सारे क्लर्क को, मतलब उतने सारे ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट कर दिया जाएगा, और इसके लिए बेनिफिट होगा। तो इतने सारे लोगों को रख पाना कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो पॉसिबल है नहीं, पेमेंट भी तो देना पड़ेगा ना, तो वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं ये सब्सिडियरी बुक जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो देखो, दैट इज लाइक ए, ये ऐसा, ये क्या है, ये कैसा एक साइकिल हो जा रहा है, देखो दैट इज लाइक अ टफ, ठीक है, टफ साइकिल। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो साइकिल हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से करे, डायरेक्ट एक ही सब्सिडियरी बुक फॉलो करे, तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सॉरी, एक ही बुक अगर फॉलो करे, ठीक है, तो इस साइकिल को एलिमिनेट करने के लिए, दैट इज लाइक ए टफ साइकिल, ठीक है, दिस इज when subsidiary books come as rescue to all the large business concern। ठीक है, तो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस डिफिकल्टी से ओवरकम करवाने के लिए सब्सिडियरी बुक का कंसेप्ट आया हुआ है। ठीक है, सब्सिडियरी बुक का मतलब क्या है, सब्सिडियरी बुक का मतलब है डिवीजन कर देना जर्नल को, ठीक है, या फिर सब डिवीजन ऑफ जर्नल बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो सब जर्नल। एक्चुअली सब्सिडियरी बुक का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक है सब डिवीजन। ये देखो पहले भी मैंने लिखा है, फिर से अब एक बार बोल देते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल बोल सकते हो इसे,
जर्नल को सब डिवाइड कर देना, ठीक है। या फिर बोल सकते हो सब डिवीजन, या फिर बोल सकते हो प्रिपेयरिंग ऑफ सब जर्नल, ये भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, प्रिपेयरिंग ऑफ सब जर्नल, मतलब जर्नल का ही पार्ट जिसे हम लोग अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम लोग सब जर्नल बोल सकते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल और प्रिपेयरिंग सब जर्नल, ये दो चीज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग जर्नल का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो इसका सप्लीमेंट्री जर्नल जो है, जर्नल एक लार्ज अमाउंट में जब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, इसका सप्लीमेंट्री जो है वो आ जाएगा हमारा सब्सिडियरी बुक, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री ऑफ जर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एलिमेंट ऑफ जर्नल भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, सप्लीमेंट ऑफ जर्नल, ये भी एक नाम बोल सकते हो, ये सब्सिडियरी बुक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इन बहुत ज्यादा न्यूमरस कैश ट्रांजैक्शन हो एक दिन में, तो फिर हम लोग उसे कैश बुक में मेंटेन करेंगे। न्यूमरस परचेज ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में मेंटेन करेंगे। अगर न्यूमरस सेल्स ट्रांजैक्शन है तो फिर सेल्स बुक में मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हमारा जो है वो एलिमिनेट होगा। तो सब्सिडियरी बुक का बेनिफिट क्या हो जाएगा, देखो बेनिफिट जो है, एडवांटेजेस जो है, डिवाइड क्लरिकल वर्क, ठीक है। उसके बाद सेव ए लॉट ऑफ टाइम, टाइम बहुत बच जाएगा, एक ही इंसान करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। रिड्यूस एरर, एरर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या हो जाएगा, रिड्यूस एरर हो जाएगा, रेक्टिफाई करना इजी हो जाएगा, रेक्टिफाई टू एनी एरर इज इजी, ठीक है। या फिर बिकम इजी लिख दो, या फिर बिकम इजी भी तुम लोग लिख सकते हो। तो ये बेनिफिट होगा सब्सिडियरी बुक का, ठीक है। अच्छा, अब सब्सिडियरी बुक कितने तरह का है वो भी देखो, सब्सिडियरी बुक कितने तरह का है। तो सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक मेनली हमारा हो जाएगा परचेज, सेल्स, परचेज डे बुक भी बोलते हैं इसे, ठीक है, डे बुक, क्योंकि डे टू डे का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। सेल्स डे बुक, बहुत बार मैंने नाम ले भी लिया है। परचेज रिटर्न, ये देखो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। अच्छा, अब मुझे बताओ, ऐसा भी तो ट्रांजैक्शन हो सकता है कि जो परचेज, अच्छा पहले ये बता देते हैं कि परचेज डे बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ओनली क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, ओनली कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है परचेज डे बुक में, बताओ, कैश या, हाँ, क्रेडिट है ना, क्रेडिट, ओनली क्रेडिट परचेज, यहाँ पर कोई कैश परचेज नहीं आएगा। तो बताओ कैश परचेज होगा तो कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश बुक, कैश बुक, जो नाम मैंने लिखा ही नहीं, देखो कितना इंपॉर्टेंट नाम है ये, हम भूल गए। चलो, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो, ठीक है। अच्छा, सेल्स डे बुक में फिर क्या हो जाएगा, ओनली क्रेडिट सेल्स, ठीक है। परचेज रिटर्न में, जहां परचेज डे बुक में कैसा परचेज रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट परचेज। अब यही वाला अगर रिटर्न करना है तो परचेज रिटर्न बुक में क्या एंट्री होगा, मतलब किस डेटा का एंट्री होगा परचेज डे बुक में, सॉरी परचेज रिटर्न में कौन सा एंट्री हो जाएगा, फॉर कौन सा रिटर्न रिकॉर्ड होगा, हाँ क्रेडिट परचेज, हाँ ये मेन पॉइंट, हाँ ये क्रेडिट वाला पॉइंट ही पूछ रहे हैं, फॉर क्रेडिट परचेज रिटर्न, ठीक है। और ये फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ठीक है, फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल में फॉर ऑल बिल्स रिसीवेबल, जितना बिल हमें मिलेगा, और इसमें हो जाएगा फॉर ऑल बिल्स पेबल, जितना बिल्स हमें पे करना है उसका जो भी रिकॉर्ड एक जगह पे होगा। तो देखो काम कितना मतलब इजी हो जाएगा। अगर बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है या सुपरवाइजर है या ओनर है, उनको अगर पूछना है बताओ तो कितना सारा बिल्स रिसीवेबल है, अब उतने बड़े बुक्स के अंदर सारा बिल्स रिसीवेबल एक जगह कहाँ मिलेगा तुम्हें, तुम ढूंढते रह जाओगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो इसीलिए इतने सारे बुक्स में इसे डिवाइड कर दिया गया। या फिर पूछा बताओ तो कैश का बैलेंस कितना है, तो आराम से यहाँ पर देख सकते हो कैश का बैलेंस कितना है, कैश बुक में जाओगे और
चेक कर लोगे कि कैश का बैलेंस क्या है। और एक बुक होता है दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर, इसका भी नाम तुम लोग सुने होंगे, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा, जो ट्रांजैक्शन ये सारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, ना तो वो परचेज बुक में जा रहा है, ना तो सेल्स, ना तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ना बिल्स रिसीवेबल, ना बिल्स पेबल, ना कैश बुक में, वो ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, जो ट्रांजैक्शन ये सारे बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा जर्नल प्रॉपर में, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो ये हुआ हमारा सब्सिडियरी बुक, ठीक है, और इससे हमें क्या होगा, हम लोग बहुत सारे लोगों को काम भी दे सकता है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और सारा रिकॉर्ड जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है, सारा बेनिफिट हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, अब लेजर में भी बेनिफिट होता है, ये भी थोड़ा सा सुन लो, लेजर में कैसे बेनिफिट होता है। नॉर्मली जब जर्नल से तुम लोग लेजर करोगे तो हर एक लेजर का 2 बार पोस्टिंग होता है। जैसे देखो, हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, लेजर में भी क्या बेनिफिट होगा। जैसे मान लो मैंने रिकॉर्ड किया डेटर टू सेल, ठीक है, डेटर टू सेल्स, ठीक है, और अगर हम सब्सिडियरी बुक फॉलो नहीं कर रहे तो मेरा 2 अकाउंट बनेगा, एक तो डेटर अकाउंट और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। और डेटर में हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और सेल्स में क्या लिखेंगे, बाई डेटर, ठीक है। तो 2 लेजर बन गया, एक एंट्री के लिए 2 लेजर बना, एक डेटर और एक सेल्स। लेकिन अगर हम लोग सब्सिडियरी बुक फॉलो करेंगे तो डेटर टू सेल्स कौन से डे बुक में जाएगा, सेल्स डे बुक में चला जाएगा। सेल्स डे बुक का कुछ ऐसा पैटर्न होता है, अभी हम दिखाएंगे किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो सेल्स डे बुक में हम लोग उस कस्टमर का नाम रिकॉर्ड कर देंगे और बिल जो मतलब कितने क्वांटिटी का लिया है ये सब डेटा देके, सीधा सा बात है, यहाँ पर डेटर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, डेटर रिकॉर्ड यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेटर रिकॉर्ड कर देंगे ना, तो फिर हमें सिर्फ सेल्स का लेजर बनाने से ही काम होगा, डेटर का लेजर बनाने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर अगर हम लोग जर्नल के साथ करते हैं, हर एक एंट्री का 2-2 ट्रांजैक्शन, अगर किसी का 70 ट्रांजैक्शन पर डे है तो उसके रिगार्डिंग कितना सारा लेजर ओपन हो जाएगा, एक बार सोचो, अगर किसी का 70 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे है तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए टोटल कितना लेजर होगा। अगर एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 लेजर है तो 70 ट्रांजैक्शन के लिए कितना लेजर होगा, बता। 140। 140। लेकिन अगर ये वाला चीज हम लोग डे बुक में फॉलो करेंगे तो वहां पर मेरा नंबर ऑफ लेजर भी कम हो जाएगा, तो वर्कलोड कितना आसान हो गया ना। तभी तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खुद को मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो वो तो पागल हो जाएगा इतना सारा ट्रांजैक्शन मेंटेन करते करते, ठीक है। तो इसीलिए सब्सिडियरी बुक का कंसेप्ट आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे कि परचेज डे बुक में क्या एंट्री होता है, ओनली क्रेडिट परचेज का एंट्री होता है। तो तुम लोग को ये ध्यान रखना है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्रेडिट परचेज होगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे, पहले तो तुम लोग को ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज, क्रेडिट परचेज जो है वो सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स का होना चाहिए। अब ये मर्चेंडाइज गुड्स क्या है, मर्चेंडाइज गुड्स का मतलब है जिसका तुम लोग परचेज डे बुक बना रहे हो वो किस चीज में डीलिंग्स करता है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बोले कि कोई लैपटॉप का बात बोले, तो अगर देखो किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो वो अलग बात है, लेकिन लैपटॉप हमारे लिए एक फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है, या फिर फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी का फर्नीचर का दुकान है तो क्या उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट है या फिर क्या है। अगर किसी का फर्नीचर का शॉप है तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल गुड्स, फिक्स्ड एसेट, उसको बोला क्या जाता है, स्टॉक या फिर करंट एसेट, स्टॉक। स्टॉक, हाँ, हाँ, ओके का। स्टॉक। लेकिन यही वाला फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट होगा, ठीक है। तो मर्चेंडाइज गुड्स का मतलब, अगर क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो जिसका हम लोग परचेज डे बुक बना रहे हैं वो फर्नीचर बेचता है तो उसके लिए मर्चेंडाइज गुड्स हो गया फर्नीचर। लेकिन क्वेश्चन में बताया है कि वो पेन पेंसिल ये सब स्टेशनरी चीज बेचता है लेकिन उसने फर्नीचर भी खरीदा है या फिर बेचा है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चाहे क्रेडिट में खरीदे, क्रेडिट में परचेज करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है क्रेडिट वाला एंड मर्चेंडाइज गुड्स होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, क्रेडिट एज वेल एज मर्चेंडाइज गुड्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो तुम लोग
सही बोल पाते हो कि नहीं? देखो, द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी, देखो सिर्फ बता दिया मेसर्स नारायण एंड कंपनी, और देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं बताया कि ये इनका मर्चेंडाइज गुड्स क्या है, नहीं बताया कि ये किन में डीलिंग्स करते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला देखो, परचेज फ्रॉम, एक मिनट पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ठीक है, ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट में उन्होंने परचेज किया है 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 पर ग्रॉस, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये सब चीज किसी का फिक्स्ड एसेट ऐसे भी क्या हो सकता है, या फिर क्या लग रहा है इसका मतलब ये इसी में डीलिंग्स करते हैं? क्या लगता है किसी के लिए पेंसिल रजिस्टर क्या फिक्स्ड एसेट हो सकता है? नेवर, फिक्स्ड एसेट नहीं हो सकता ना उसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो मेसर्स नारायण एंड कंपनी है वो एक्चुअली क्या सेल करते हैं, वो पेंसिल रजिस्टर, मतलब बेसिकली स्टूडेंट कॉर्नर जो होता है ना, मतलब स्टूडेंट लोगों का चीज वो सब शायद बेचते हैं, और उनको डिस्काउंट मिला है किससे, जिनसे खरीदा है उन्होंने ब्राउन एंड कंपनी। बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन परचेज डे बुक में जाएगा? देखो क्रेडिट में खरीदा है तो बताओ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? जाएगा, ठीक है, जाएगा, क्योंकि हम लोग क्रेडिट वाला ही तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं परचेज डे बुक में। अगर कैश वाला होगा वो तो कैश बुक में जाने वाला है ना, तो यहाँ क्यों आएगा? चलो सेकंड बताओ, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, स्टेशनरी मार्ट बोल के कोई दुकान है, वहां से उन्होंने कैश परचेज किया है 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ 300 पर डजन। बताओ क्या ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ बताओ, क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं आएगा, बिकॉज ये मर्चेंडाइज गुड्स तो है बट कैश परचेज है, तो क्यों आएगा? इसका एंट्री क्या होगा? कैश टू, सॉरी परचेज टू कैश, क्या लिख रहे हैं हम, क्या आएगा? परचेज टू कैश। तो फिर परचेज डे बुक में तो नहीं आएगा, क्योंकि परचेज डे बुक तो हमें बोला है कि सिर्फ क्रेडिट के लिए हम लोग अलाउ करेंगे, तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, बताया है, देखो बेचने के लिए नहीं, लैंग्वेज पढ़ के समझ जाओगे तुम लोग कि कौन सा फिक्स्ड एसेट है और कौन सा नहीं। तो कंप्यूटर बेचने के लिए नहीं खरीदा है, ऑफिस यूज मतलब अपना ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, आजकल तो कंप्यूटर में ही सारा काम होता है, तो लेकिन क्रेडिट में खरीदा है, तो बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन आ जाएगा? क्रेडिट में तो खरीदा है, क्या लगता है आ जाएगा? बताओ। बताओ क्रेडिट में खरीदा है, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को एक पॉइंट डिस्कस किया ना, क्या क्या आना चाहिए। एक तो क्रेडिट, लेकिन उसके साथ सब मर्चेंडाइज गुड्स होने चाहिए। तो बताओ क्या ये बेचने वाला सामान है या फिर यूज करना है, फिक्स्ड एसेट है उनके लिए, ये सोचो। এটা হবে না, এটা ফিক্সড হবে। नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है और ये उनको बेचना थोड़ी ना है, हमें तो स्टॉक रिगार्डिंग एंट्री करना है ना, ये बेचना नहीं है, ये तो वो अपने बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ रनिंग के लिए खरीद लिए हैं, तो ये थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, पेपर कंपनी से क्रेडिट में परचेज किया है, तो क्रेडिट है तो आना चाहिए, लेकिन देख भी लेते हैं क्या चीज खरीदा है। 5 रिम ऑफ व्हाइट पेपर, 10 रिम ऑफ रूल पेपर, क्या आना चाहिए? क्या ये उनका बेचने का सामान है, स्टॉक है ये? स्टॉक Yes, होगा yes. तभी, हाँ स्टॉक चेक करना है, मर्चेंडाइज गुड्स का मतलब स्टॉक ही होता है, ठीक है। मर्चेंडाइज मतलब जो मर्चेंट, मतलब मर्चेंट मतलब क्या, जो ट्रेडर, ट्रेडर का गुड्स मतलब ट्रेडिंग गुड्स, ठीक है। परचेज 1 डजन जेल पेन, जेल पेन 1 दर्जन लिया है उन्होंने 15 रुपए करके, मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? दो Yes, चीज ही तो आएगा, दो चीज ही तो देखना है ना, क्रेडिट है कि नहीं और स्टॉक है कि नहीं, बस इतना ही चीज हमें ध्यान में रखना है। मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी, हमें इनका परचेज बुक जो है वो प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तो इलास्ट्रेशन 1, अच्छा हम लोग कैसे इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, ऊपर लिखना पड़ेगा परचेज बुक या फिर परचेज डे बुक, और अलग अलग जगह पे तुम लोग को अलग अलग फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स,
ये सब कॉमन है, डेट मिलेगा, डेट लिखना ही पड़ेगा, पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर लेजर फोलियो, कोई लेजर फोलियो आगे लिखता है, कोई पीछे लिखता है, ठीक है। लेजर फोलियो और 2 अमाउंट का कॉलम कर देते हैं, बिकॉज वहां पर डिस्काउंट वगैरह भी बोला है, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट तुम लोग अपने स्केल से जैसे फॉलो करते हो ना उस तरह से मतलब लाइन वाइन टान के लिखना है, मेरे जैसे ऐसे नहीं करना है, तुम लोग को अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसे टान देना, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा पहला वाला, डेट लिखना पड़ेगा। तो डेट तो वैसे कुछ दिया नहीं है, डेट दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया है। फेब बताया है, यहाँ पर लिख देते हैं फेब 2020। पर्टिकुलर में क्या लिखना पड़ता है, या फिर डिटेल्स भी, कोई कोई जगह पे तुम लोग इसके जगह डिटेल्स लिखा हुआ है, ऐसा भी मिल सकता है। डिटेल्स क्या लिखेंगे? कौन से क्रेडिटर से खरीदा है, तो ब्राउन एंड कंपनी, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, तो ब्राउन एंड कंपनी, इनका नाम लिख दिया। डिटेल्स क्या है प्रोडक्ट का? 5 ग्रॉस पेंसिल और 1 ग्रॉस रजिस्टर, तो यहां पर लिख देते हैं 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर है नहीं तो हम दे नहीं पा रहे, अगर होगा तो तुम लोग दे सकते हो, अगर किसी क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा तो। अच्छा, इसके अलावा 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 240 पर डॉजन, ठीक है। अच्छा, अब इस पे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी लगाया इन लोगों ने। ट्रेड डिस्काउंट बोला है 10%। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है पेमेंट करने के पहले ही हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट है। जैसे तुम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पर लिखा हुआ रहता है ना, अगर 2 खरीदोगे उस पर 20% डिस्काउंट, ये पहले ही पता है कि 20% डिस्काउंट है। लेकिन जब पेमेंट करने गए, बिल बना, उसमें भी अगर 10-20 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है, दैट इज कैश डिस्काउंट। जो खरीदने के पहले से ही स्पेसिफाइड रहता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा ये यहाँ पर बता दिया है, 20%, ठीक है। तो सॉरी 10%, तो 10% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कितने अमाउंट का परचेज हुआ। 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100, तो ये 500 बिल में होना चाहिए। और एक 1 ग्रॉस रजिस्टर्स 240 पर डॉजन, तो कितना हो जाएगा? 1 दर्जन मतलब 12, 12 क्वांटिटी होता है, तो 240 इंटू 12 कर लो, कितना हो जाएगा? 2880 हो जाएगा। दर्जन बोला है ना, 1 दर्जन मतलब 12 चीज होता है, तो ये टोटल कर लो 3380। ये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हमें डिस्काउंट मिला है, तो लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पे 10% लगा लो, 10% लगाने पे 338 हो रहा है, 338। तो माइनस करके देख लो कितना हो रहा है, यहाँ पर आउटर में लिख देते 3042। ये हो गया, एक डिटेल्स हमें मिल गया। अच्छा, सेकंड सेकंड क्या हो रहा है देखो, परचेज ऑफ कैश फॉर कैश, कैश वाला तो होगा नहीं, ये क्रॉस पॉइंट 2 तो नहीं आएगा। कंप्यूटर परचेज ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पेपर एंड कंपनी वाला आ जाएगा, पेपर एंड कंपनी, यहां पर लिखना पड़ेगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अच्छा, यहां पर लिखते हैं पेपर कंपनी। डेट तो नहीं है क्वेश्चन में अवेलेबल, द पेपर कंपनी था। क्रेडिटर का नाम क्या खरीदा इनसे? 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर, 5 रिम्स, ठीक है, 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर। ये सब यूनिट है, ठीक है, पेपर को रिम में काउंट किया जाता है। एट द रेट ऑफ 100 पर रिम, एट द रेट ऑफ 100 पर रिम, तो ये हो जाएगा 500 एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से। नेक्स्ट 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर, 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर, रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 150 पर रीम, तो ये हो गया 1500। तो 1500 प्लस 500 टोटल होता है 2000, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% यानी 200।
तो 1800 हो जाएगा, देखो 1800। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जेल पेन जो परचेज हुआ ये भी क्रेडिट में हुआ है, मेसर्स वर्मा। मेसर्स वर्मा ब्रदर्स। अच्छा, कितना खरीदा है? 1 डजन जेल पेन, 1 डजन जेल पेन एट द रेट ऑफ 15 ईच। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 1 दर्जन खरीदा है, एक एक पेन 15 रुपए वाला, तो 12 पेन कितने का हो जाएगा? 1 दर्जन मतलब 12, 180। यहाँ पर तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दे, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं, हो गया 180। अब टोटल कर लेंगे, देखो ये वाला अमाउंट 3042 प्लस 3042 प्लस 1800 प्लस 180, तो 5022 आ गया, 5022। ये देखो, इसे हम लोग बोलेंगे टोटल। ठीक है, इसे हम लोग टोटल बोलेंगे, तो टोटल इतना अमाउंट का हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसको लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हैं। चलो, इलास्ट्रेशन 2 में लेजर पोस्टिंग भी बोला है हम लोग, और एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर लेजर पोस्टिंग भी हम लोग सीखेंगे किस तरह से होगा। तो तुम लोग मुझे फिर से बताओगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब तो तुम लोग थोड़ा सा सीख ही गए हो, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तुम लोग मुझे बताते रहना कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ बनाते हैं नेक्स्ट पेज में इलास्ट्रेशन 2। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और भी है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्रेट का एक डेटा है। तो फ्रेट हम लोग देखो यहाँ पर मैंने बताया ना बहुत तरह का फॉर्मेट होता है। एक तो हम लोग ये डिस्काउंट को यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर इसमें कोई फ्रेट वगैरह है वो भी यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सबका अलग अलग कॉलम भी बना सकते हैं। जैसे देखो, एक अलग कॉलम के साथ भी हम दिखा देते हैं, तो ये भी तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि तुम लोग किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। डेट पर्टिकुलर एक ऐसे भी हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, टोटल डिस्काउंट का एक कॉलम, मतलब डिस्काउंट अलग से ही हम लोग एक कॉलम बना रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट का बना रहे हैं। फिर ग्रॉस से डिस्काउंट माइनस करने से नेट अमाउंट हो जाएगा, इसका अलग एक कॉलम। फ्रेट और टोटल, मतलब ये एनालिटिकल जैसा हो गया। ठीक है, एनालिसिस करके, मतलब हर एक डेटा को अलग अलग लिख के करना, ये भी सही प्रेजेंटेशन है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जो ठीक लगे वो कर सकते हो। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं करता है कि ऐसे ही करो, अलग अलग कॉलम बना के करो। बाई चांस अगर कर देता है अलग अलग कॉलम बना के करो, तो भी हम लोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले है किसका बुक बनाना है, वो तो नाम यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। डेट दिया है 2020 अप्रैल 2020 अप्रैल का 4 अप्रैल। ठीक है, पर्टिकुलर में देखो क्या लिखेंगे, जिससे खरीदा है। पढ़ लेते हैं क्या खरीदा है। परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज, ठीक है, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, ठीक है, 120 पर डजन, और 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल 300 पर डजन, और लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, और फ्रेट चार्जेस 150। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये पढ़ के लग रहा है इनका मर्चेंडाइज गुड्स यानी ट्रेडिंग गुड्स क्या है? चप्पल, मतलब ये जो है वो चप्पल का काम करते हैं, मतलब जूता वगैरह सेल करने का काम करते हैं। पहले ये बताया, वैसे इनके बारे में तो आगे कुछ बताया नहीं कि इनका क्या ट्रांजैक्शन है, लेकिन ऑब्वियसली जूता चप्पल किसी का तो वो क्या बोलते हैं फिक्स्ड एसेट तो होगा नहीं, वो स्टॉक ही होगा। और इतना सारा फिक्स्ड एसेट क्या करेगा जूता चप्पल खरीद के? तो ये फिक्स्ड एसेट तो है नहीं। ये क्या है? ये उनका स्टॉक है, ये खरीद रहा है। किनसे खरीदा है? अजय एंटरप्राइज से। अच्छा, अब मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? पहला दो चीज हमें देखना है, क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ये अगर राइट होता है तो उसके बाद सेकंड हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये इनका स्टॉक है, ये चेक करना पड़ेगा। तो दोनों में राइट होगा तभी हम लोग इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बताओ क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है?
यस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि कहां पर भी कैश बोला ही नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अच्छा ये इनका स्टॉक है, ये तो पहले ही पता चल गया हम लोग को, दोनों राइट आ गया तो हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर का नाम, दैट इज अजय एंटरप्राइज। यहां पर लिख लेते हैं अजय एंटरप्राइज, अजय एंटरप्राइजेस। ठीक है, अच्छा क्या खरीदा है? 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, रेक्सोना हवाई चप्पल कितना करके? @120 पर डजन। अच्छा 100 दर्जन खरीदा है 120 करके, तुम लोग मुझे बताओ तो कितना अमाउंट होगा? मैंने तो बता दिया, 1 दर्जन मतलब 12 चीज होता है, तो बताओ कितना होगा अमाउंट? 120000। नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है, देखो 100 दर्जन मतलब 1 दर्जन मतलब 12 पीस, 100 दर्जन मतलब कितना? तो 100 इंटू पहले तो पर डजन है 120, तो हमें अगर पीस से करना। अच्छा हाँ ठीक ही तो बोले हो, ठीक है, हाँ हाँ, तो 100 हाँ पर दर्जन है तो 100 इंटू 120, हाँ पर पीस तो नहीं बोला है, तो 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12,000, ये वाला। ठीक, 12,000। उसके बाद 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल @300, 200 दर्जन पालकी, कंपनी का नाम होगा। ठीक है, पालकी लेदर चप्पल @300 पर डजन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? इसका कितना रुपीज हो जाएगा? 200 दर्जन 300 रुपए पर दर्जन, तो 200 इंटू 300 है ना, 60,000। 60,000 हो गया, तो 60,000 और 12,000 टोटल कितना हो गया? 72,000। अब डिस्काउंट कितना बोला है? देखो 10%, तो डिस्काउंट कितना होगा बताओ? लेस ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट बताओ @10% कितना होगा? 7,200। ये डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग कॉलम लिखा है, तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा? 72,000 में अगर 7,200 डिस्काउंट है तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा? 72, 64,800। हाँ 64,800 हो गया। अब फ्रेट भी लगेगा, फ्रेट मतलब वो सारा चीज जो ढो के लाओगे, फ्रेट मतलब भाड़ा। ठीक है, तो अब उसे किसी ना किसी चीज के थ्रू से तो लाओगे, या तो किसी मजदूर के साथ बोल सकते हो मजदूर को कि भाई तुम ये पहुंचा दो मेरे गोडाउन तक या फिर मेरे दुकान तक, या फिर कोई ऑटो रिक्शा कुछ टोटो वगैरह करके ला सकते हैं, तो उसमें फ्रेट लग गया 150 रुपए का, तो फ्रेट यहाँ पर लिख देते हैं 150। तो बताओ ये पूरा इन जो चप्पल है ये सब खरीदने का टोटल कितना खर्चा हो गया? 64,800। ये तो दुकानदार को पे किया हम लोगों ने, नेट करने के बाद 72,000 हुआ था, उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, पे तो नहीं किया, मतलब पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। और यहाँ पर 64,800 हुआ और 150 का फ्रेट लग गया, तो टोटल कितने का परचेस कर लिया हम लोगों ने? टोटल परचेस का अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल करने से? 64,950। तो फ्रेट हमेशा ऐड होगा। ठीक है, फ्रेट हमेशा ऐड होगा। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, ये बताया है देखो 50 डजन मैक्स शू 400 पर दर्जन, 100 पेयर स्पोर्ट शू 140 पर पेयर होगा। ठीक है, पर पेड दे दिया है, और ट्रेड डिस्काउंट फ्रेट चार्जेस। बताओ ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? दो चीज देखना है, क्रेडिट है और स्टॉक है कि नहीं। क्रेडिट परचेस है कि नहीं चेक करो, और क्रेडिट उसके बाद चेक करो कि क्या क्रेडिट परचेस है, क्या स्टॉक क्रेडिट परचेस है, तब रिकॉर्ड होगा। बताओ रिकॉर्ड होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि क्रेडिट है। ठीक है, तो 15 अप्रैल यहां पर लिखते हैं, अप्रैल 15। ठीक है, तो बालाजी ट्रेडर दिल्ली, यही था शायद, देख लो, बालाजी ट्रेडर दिल्ली, 50 डजन मैक्स शूज, 50 डजन मैक्स शूज
एट द रेट ऑफ 400 पर डजन, एट द रेट ऑफ 400 पर डजन, तो कितना हो जाएगा 400 करके 50 दर्जन, तो 20,000 हो जाएगा। ये हो गया 20,000। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज, तो 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 140 पर पेयर, कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 140 पर पेयर होगा, वो पेड लिख दिया है गलती से, ठीक है, तो 14,000 हो गया। तो टोटल बन गया 14 और 20 34,000, ठीक है, 34,000 बन गया। और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 3,400 हो जाएगा। यहाँ डिस्काउंट में लिख देते हैं 3,400। फिर नेट पेमेंट कितना हो जाएगा 34,000 माइनस 3,400, 30,600, ठीक है, 30,600। और फ्रेट चार्जेस है 200, तो टोटल कितना बन गया प्लस 200 कर लो 30,800, इतने का हो गया। अच्छा, और लास्ट देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन है। परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज, क्या है बहादुरगढ़, अच्छा 40 पेयर्स लेदर शूज 400 पर पेयर, और ये रोजी हवाई चप्पल ट्रेड डिस्काउंट फ्रेट, ये भी तो क्रेडिट ही बता रहा है, सेम जैसा ही दिया हुआ है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसका भी रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट पर्टिकुलर, अच्छा डेट पर्टिकुलर ग्रॉस नेट ट्रेड डिस्काउंट, पहले नेट फ्रेट और टोटल। अच्छा, डेट जो है, डेट देख लेते कितना है 28 अप्रैल, सॉरी, अच्छा तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, फोर्टी पेयर्स लेदर शूज, ये देखो 40 पेयर लेदर शूज एट द रेट ऑफ 400 पर पेयर, तो 400 इंटू 40 कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है, ये खरीदा है। और 100 डजन रोजी हवाई चप्पल, रोजी हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 180, तो कितना हो जाएगा 18,000, तो टोटल हो गया 18 एंड 16 34। अच्छा, अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 3,400, अच्छा 3,400 ट्रेड डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट हो जाएगा 34,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू 30,600। अच्छा, और फ्रेट इस पे भी देना पड़ा है 100 रुपए, तो 30,700 हो जाएगा, 30,700। अब हम लोग सारा कॉलम टोटल कर सकते हैं, टोटल ऑफ ग्रॉस, टोटल ऑफ नेट, टोटल ऑफ डिस्काउंट, टोटल ऑफ फ्रेट, इस तरह से, ठीक है। तो टोटल ऑफ डिस्काउंट कर लेते हैं पहले 7,200, और टोटल ऑफ ग्रॉस भी तो करना पड़ेगा सर, 72,000 34,000, ये कर लेते हैं 72,000 34,000, और यहाँ पर हो गया फिर से 34,000, फिर से 34,000, तो ये हो गया 1,40,000। अच्छा, यहाँ पर डिस्काउंट का देखो 7,200 प्लस 3,400 प्लस 3,400 14,000, ये 10% देखो ना, सब में 10% था, 14,000 ही आता। अच्छा, यहाँ पर देखो नेट अमाउंट 64,800 प्लस 30,600 प्लस 30,600, तो ये हो गया 1,26,000।
1,26,000। और फ्रेट जो है 150, 200, 350 और 100, 350 और 100, 450, और इसका टोटल 30,700, 64,950 प्लस 30,800 प्लस 30,700, तो ये हो गया 1,26,457। 1,26,457, नहीं 450 आ रहा है मेरा, तो 457 तो नहीं आ रहा है, हाँ 450 होगा, 1,26,450 होगा, ठीक है, 1,26,450। ये तो हम लोगों ने पहले भी इस क्वेश्चन में किया था, बस इसका प्रेजेंटेशन अलग किया। अभी हम लोग जो सीखेंगे दैट इज लेजर पोस्टिंग, कि हम लोग लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। अच्छा चलो, ऊपर दिया हुआ है ना, ये देखो, एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। हम लोग लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, तो कौन कौन सा लेजर बनेगा, देखो लेजर हमारा बनेगा ये, परचेस का एक बनेगा, परचेस डे बुक है ना, ये इसके ऊपर परचेस डे बुक लिखना था हमें, तो परचेस का एक लेजर बनेगा, फ्रेट का एक लेजर बनेगा, अजय एंटरप्राइज, बालाजी एंटरप्राइज, ये सब बनेगा। ये देखो, पहले हम बनाते हैं परचेस अकाउंट। ये देखो, परचेज अकाउंट, क्यों परचेज अकाउंट बन रहा है उसका कंसेप्ट सुनो। जब क्रेडिट में हम लोग परचेस करते हैं, तो अगर उसका जर्नल एंट्री करते हैं तो वो होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो अजय वाले केस में एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइज। तो अजय एंटरप्राइज का डिटेल्स हम लोगों ने परचेज डे बुक में डाल दिया है, ठीक है। तो फिर परचेज टोटल कितना हुआ है उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट मेंटेन करेंगे। अच्छा, ये इतना पीछे लिख दिया क्या मैंने, इधर लिखते चलो, परचेज अकाउंट। क्यों परचेस अकाउंट, कौन कौन सा लेजर बनेगा वो भी तो समझना पड़ेगा तुम लोग को। परचेस लेजर क्यों बन रहा है, बिकॉज क्रेडिट परचेस का एंट्री होता है परचेस टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का पूरा डिटेल्स हम लोगों ने कर लिया, तो फिर परचेस का डिटेल्स लिखना पड़ेगा, टोटल परचेस कितना है। अच्छा, परचेस के बाद कौन सा अकाउंट बनाए, फ्रेट, एक फ्रेट का खर्चा भी दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेट का खर्चा का एंट्री क्या होता है, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश या फिर बैंक, मतलब ये तो परचेस के साथ रिलेटेड है, तो फिर वो उसमें ऐड हो जा रहा है, तो फ्रेट का एक अकाउंट बनेगा। अच्छा, दूसरा लेजर किसका बनेगा, एक बनेगा अजय एंटरप्राइज। अच्छा, ये देखो अजय एंटरप्राइज क्यों बनेगा वो भी समझाते हैं, एंट्री करने से तुम लोग समझ जाओगे। अजय एंटरप्राइज और बालाजी एंटरप्राइज, अच्छा, और त्रिपति एंटरप्राइज। अजय एंटरप्राइज, बालाजी एंटरप्राइज, और ये हो गया त्रिपति एंटरप्राइज। देखो परचेज टोटल कितना हुआ है, टोटल परचेज अगर तुम लोग देखो तो 1,26,450 का यहाँ पर टोटल हुआ है, वो इंक्लूडिंग फ्रेट वगैरह है। नेट अमाउंट ऑफ परचेज कितना है, 1,26,000, तो नेट अमाउंट ऑफ परचेज अगर 1,26,000 है, तो परचेज में क्या एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है। तो उसको क्या लिखेंगे, अगर हमारा ये अप्रैल का पूरा डॉक्यूमेंट है तो 30 अप्रैल को ये क्लोज होगा, 1 मंथ का, 30 अप्रैल 2020 लिखना पड़ेगा, टू साइड में आएगा। क्यों आएगा, एंट्री क्या है, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है। टू क्रेडिटर के वजह से ये अमाउंट 1,26,000 टोटल क्रेडिटर को हमें पे करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा, टू साइड है तो टू, और लिखना पड़ेगा अमाउंट एज पर, कहां से लिया है हम लोगों ने, अमाउंट एज पर परचेज बुक से लिया गया है 1,26,000। अच्छा, फ्रेट का एंट्री क्या होता है, फ्रेट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि फ्रेट एक खर्चा है, और इसको जब हम लोग यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो वो टू साइड में आएगा, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट, टू अमाउंट एज पर, फिर से वही परचेज बुक से हम लोगों ने लिया है, परचेज बुक। फ्रेट का टोटल है 450,
50, ये हो गया 450। अच्छा, अब ये क्रेडिटर का क्यों हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे? क्रेडिटर का क्या एंट्री होता है? परचेज टू क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को अजय इंटरप्राइज का अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे बाई परचेज, और उनसे हम लोगों ने डिस्काउंट भी लिया है। तो परचेज कितने का किया है? देखो परचेज क्या है हम लोगों ने, देखो परचेस हम लोगों ने कितना किया है अजय एंटरप्राइज से 64,800, और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है ये रहा 7,200, और फ्रेट कितना है? 150 का फ्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड होगा? देखो डिस्काउंट तो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। जो तुम लोग डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसिप्ट करते हो ना, वो सारा कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब पेमेंट करते वक्त हमें कोई डिस्काउंट मिले और जो पहले से ही नोन होता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो परचेस किया हम लोगों ने 64,800, और फ्रेट कितना दिया है? फ्रेट दिया है 150। फिर यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 30 अप्रैल को बाई परचेज, ठीक है, कितना? 30,600, और बाई फ्रेट, बाई फ्रेट हो जाएगा 200। ठीक है, 200 था, देख सकते हो 30 अप्रैल को फिर से बाई परचेज, ये शायद 30,600 था, एक बार देख लेते हैं। ये था हमारा 30,600 और 200, और ये है 30, ये भी 30,600 और 100, ये रहा 30,600 और 100 और 100। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेजर में क्या क्या पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो परचेज बुक में हमें क्या शो करवाया जाता है, देखो यहाँ से हम एक बार बता देते हैं, ये जो नोट है यहाँ से एक बार बता देते हैं। देखो क्या क्या हमें लेजर में पोस्ट करना चाहिए, यहाँ से एक बार रीड करवा देते किस किस चीज का लेजर ओपन होगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पोस्टिंग द परचेज बुक कैसे होगा? द परचेज बुक शोज द नेम ऑफ द पार्टीज फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसी के रिगार्डिंग तो परचेज डे बुक बना हुआ है। दीज पार्टीज आर नाउ ट्रेड पेबल, मतलब इन लोगों को पे करना पड़ेगा, मीन्स ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर, ये पार्टी अब क्रेडिटर हो गए। देयर अकाउंट हैव टू बी क्रेडिटेड फॉर द रेस्पेक्टिव अमाउंट शोज इन द परचेज बुक, इनका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा उस अमाउंट से जो परचेज डे बुक में दिख रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से देखो, अरे कहाँ चला गया, ये रहा, ये देखो क्रेडिट साइड में सारा रिकॉर्डिंग हुआ है। इन पार्टीज का बुक्स क्रेडिट साइड में क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से? 64,800, इनसे 64,800 का परचेज हुआ, इनसे 30,600 और इनसे भी 30,600 का। वही चीज बता रहा है देखो कि इनका जो देयर अकाउंट्स हैव टू बी क्रेडिटेड फॉर द रेस्पेक्टिव अमाउंट शोज इन द परचेज बुक। द टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम शोज द टोटल परचेज मेड इन ए पीरियड। अगर हम लोग टोटल अमाउंट कॉलम बनाते हैं तो वहां पर हमें क्या दिखेगा? कोई एक पर्टिकुलर पीरियड का टोटल हमें परचेज दिखेगा। मतलब ये वाला पॉइंट, ये देखो टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम 1,26,450, ये पूरे मंथ ऑफ अप्रैल का परचेज बता रहा है, क्रेडिट परचेज, पूरे मंथ ऑफ अप्रैल का क्रेडिट परचेज बता रहा है। वही चीज यहाँ पर बताया है, देखो द अमाउंट इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट टू इंडिकेट द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, द अमाउंट इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट में जो अमाउंट डेबिट हुआ है ये हमें क्या बता रहा है कि कितना हम लोगों ने गुड्स रिसिप्ट किया है, कितने अमाउंट का? 1,26,000 का। अब इलास्ट्रेशन 1 मतलब जो पहला वाला हम लोगों ने किया था वहां पर देखो द परचेज अकाउंट इज डेबिटेड बाय 5022, ये वाला पहला वाला ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, ये देखो मिस्टर ब्राउन का टोटल कितना हुआ था, ये देखो 5022। तो इसका अगर हम लोग परचेज अकाउंट बनाते तो वो 5022 से क्या होता? डेबिट होता टू परचेज टू अमाउंट एज पर परचेज डे बुक बोल के 5022 दिखाना पड़ता, और मिस्टर्स ब्राउन का अकाउंट क्रेडिट होता 3042 से। मतलब ये 5022 में उनसे कितने का परचेज किया गया है? 3022 का परचेज, 42 का परचेज किया गया है। ये देखो मिस्टर ब्राउन से कितने का परचेज किया गया है? 3042 का परचेस किया गया है। द पेपर कंपनी बाई 1800, पेपर कंपनी से जरूर 1800 का हम लोगों ने परचेस किया होगा, तभी वो बोल रहा है। और बाकी देखो एंड मेसर्स वर्मा ब्रदर्स से 180। द टोटल ऑफ द अमाउंट पुट ऑन द क्रेडिट साइड इक्वल
द डेबिट। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें क्रेडिट साइड में करना पड़ेगा, किसके, क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में। दस द डबल एंट्री इज कंप्लीटेड, और इस तरह से डबल एंट्री कंप्लीट होगा बुक्स मेंटेन करने के साथ साथ, मीन सब्सिडियरी बुक्स के साथ साथ भी हमारा डबल एंट्री वाला कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो डबल एंट्री वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर इसमें हम लोगों ने इसका मतलब क्या क्या अकाउंट ओपन करना है, ये परचेज डे बुक था तो परचेज अकाउंट ओपन करना है, और परचेज अकाउंट ओपन करेंगे तो किन लोगों से परचेज किया है उनका भी डिटेल्स हमें लिखना है, और उसके साथ अगर कोई फ्रेट वगैरह है तो वो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। अब डिस्काउंट अकाउंट क्यों नहीं ओपन हुआ, बिकॉज इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट होता तो वो भी ओपन हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है, हमेशा कैश डिस्काउंट जो है वही ओपन होता है। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन है देखो परचेज डे बुक का, लास्ट ये वाला एक है, ये भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन सा डेटा आएगा, तुम लोग पहले मुझे ये बताओ। बॉट 20 टेबल्स एट द रेट ऑफ 500 पर टेबल फ्रॉम MM अप्लायंसेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो 20 टेबल परचेस किया है 500 पर टेबल, कहाँ किससे, MM अप्लायंस बोल के कोई दुकान है वहां से, क्रेडिट में 12% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर यहाँ पर दे दिया है ऑन 2 मार्च। अच्छा, तो नॉर्मल टेबल वेबल क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, लेकिन आगे पढ़ के देखते हैं कहीं ये टेबल वेबल सेल तो नहीं करता है। फिर बोल रहे हैं परचेस क्या है 3 डजन चेयर 250 ईच फ्रॉम मेट्रो चेयर एज पर इनवॉइस नंबर, ये बता रहा है 4 मार्च। फिर सेकेंड हैंड फर्नीचर, तो इसका मतलब लग रहा है इनका तो फर्नीचर का दुकान है। ठीक है, इनका फर्नीचर का दुकान है, तो अगर इनका फर्नीचर का दुकान है तो कौन कौन सा एंट्री आएगा, क्या पहला वाला आएगा, क्रेडिट है, ये क्रेडिट है ऊपर से स्टॉक भी है, तो क्या ये एंट्री आएगा, बताओ .1 वाला आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, .2 में बताया 3 दर्जन चेयर खरीदा है, इनवॉइस रेज हुआ है, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। इनवॉइस रेज मतलब ही होता है क्रेडिट में खरीदना, इनवॉइस मतलब हाँ, इनवॉइस मतलब क्रेडिट में खरीदने से जो बिल रेज होता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। अच्छा, सेकेंड हैंड फर्नीचर फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो ऑन क्रेडिट आएगा। अच्छा, फोर्थ वाला बताओ, परचेज 7 बुक रैक्स फ्रॉम मयूर फर्नीचर फॉर कैश, आएगा या फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा। परचेज मशीन फॉर 30,000 फ्रॉम क्या है, त्रिलोकेश कुछ एक नाम है, जो भी हो, किर्लोस्कर लिमिटेड ऐसा कुछ है, 9 मार्च एज पर इनवॉइस नंबर इतना। इनवॉइस है तो क्रेडिट पे है, मशीन परचेस किया है, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज मशीन बेचना इसका काम नहीं है। क्रेडिट तो है बट स्टॉक तो नहीं है। ठीक है, क्रेडिट तो जरूर है बट स्टॉक तो नहीं है, तो ये 3 जो डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये 3 डेटा आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलो। डेट, और एक तरह से भी देखो, और एक तुम लोग को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, नेम ऑफ द सप्लायर, ये भी प्रेजेंटेशन चलेगा, एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स, ये एक ही जगह पे हम लोग कर देते हैं, डिटेल्स ऑफ गुड्स, ये भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनवॉइस रेफरेंस नंबर इस क्वेश्चन में है, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। देखो ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, बाकी तुम लोग जैसे करना चाहो कर सकते हो। डिटेल्स में करने से बेटर होता है, तो उसमें प्रेजेंटेशन अलग अलग दिखता है हमें। तो सबसे पहला डेट है देखो 2 मार्च का, 2 मार्च किससे खरीदा है, MM अप्लायंस, MM अप्लायंस 20 टेबल at the rate of 500 and 12% ट्रेड डिस्काउंट, 12% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया हुआ है देखो 22334, तो ये लिखेंगे, अगर दिया हुआ है तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा 22334। अच्छा, 500 रुपए का 500 रुपए करके है, 20 टेबल खरीदा गया है तो वो 10,000 होता है, और डिस्काउंट 12% मिला है तो 8800 हो रहा है। ठीक है, 8800 हो रहा है। अगर तुम लोग चाहो तो अलग अलग डिस्काउंट कॉलम ओपन करके भी कर सकते हो। फिर 3 दर्जन चेयर,
खरीदा गया है 4 मार्च को? मेट्रो चेयर्स, मेट्रो चेयर्स बोल के एक चेयर का दुकान है, वहां से इनवॉइस नंबर 1112, ठीक है, और 250 ईच, एक एक चेयर है 250 ईच, कितना सारा खरीदा गया? 3 दर्जन। अच्छा, तो 3 डजन एट द रेट ऑफ 250 पर चेयर, तो कितना हो जाएगा इसका? 36 into 250, नहीं, 250 एक एक चेयर का वैल्यू है, 3 दर्जन खरीदे हैं तो कितना पीसेस चेयर आया होगा, पहले ये सोचो। 36। हाँ, 36 इंटू 250 हाँ वही तो बोल रहा हूँ। है 9,000। अच्छा ठीक है, 9,000 होगा। 3 दर्जन मतलब 36 पीस और 250 रुपया करके एक एक। और उसके बाद नेक्स्ट डेट है 7th ऑफ मार्च, ये 4th मार्च था, 7th ऑफ मार्च। अच्छा, इस डेट में गोल्डन फर्नीचर बोल के एक दुकान है, वहां से खरीदा है इन्होंने। गोल्डन फर्नीचर से क्या खरीदा है? सेकेंड हैंड फर्नीचर, गोल्डन फर्नीचर से क्रेडिट में इनवॉइस 375, 1200 रुपए का। अच्छा, ये तो डायरेक्ट बता दिया है, 1200 रुपए बता ही दिया है कितने का खरीदा है, बस टोटल कर लो। 1200, 8800 और 9000, तो ये हो जाएगा 19,000। 19,000 टोटल। ये भी एक तरह का प्रेजेंटेशन होता है, बट एनालिटिकल वे से क्या होता है, हमें सारा अलग अलग पता चलता है। तो बेस्ट तो इलास्ट्रेशन 2 में जैसे हम लोगों ने किया वो बेस्ट है। अगर डिस्काउंट, फ्रेट, अलग अलग ट्रांजैक्शन रहे तो हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है जहां पर नेम ऑफ सप्लायर एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स लिख के हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा एनालिटिकल वे से हम लोगों ने किया था कि अलग अलग हम लोगों ने डिस्काउंट दिखाया, और यहाँ पर क्या किया, बिल्कुल अलग कुछ नहीं दिखाया, बस एक जगह पे हम लोगों ने पूरा चीज लिख दिया। तो तुम लोग इलास्ट्रेशन 2 वाला फॉलो करना, ठीक है। हम यही बोलेंगे कि जब भी परचेज डे बुक आए तुम लोगों के लिए तो तुम लोग डिटेल्स वाला ही फॉलो करना। क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई तो नहीं करेगा, बट हम लोग इसे ही फॉलो करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिया हुआ था। देखो, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उस तरह से नहीं आता है, क्वेश्चन तो आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो चैप्टर है वो सब में ज्यादा इसका मतलब क्या बोले, ज्यादा उस पर ध्यान हमें देना पड़ेगा। इस पे भी ध्यान देना है। आता है क्वेश्चन, नहीं आता है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग को हम दिखा भी सकते कि क्वेश्चन आता है, लेकिन अब हम लोग इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। मैंने 3 करवा दिया और 1-2 तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कुछ ज्यादा हम लोगों को अलग अलग कुछ करना नहीं है, ठीक है। हम लोग को डिटेल्स पढ़ना है और जस्ट उसे रिकॉर्ड करना है। समझना क्या है कि क्रेडिट है कि नहीं और स्टॉक है कि नहीं, बस इतना ही समझना है। तो इस पे कितने न्यूमेरिकल अलग अलग प्रैक्टिस करने, अलग कुछ होगा ही नहीं कि तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। 2 ही चीज तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए देगा कि कैश क्रेडिट वाला है कि नहीं और मर्चेंडाइज गुड्स है कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारा डे बुक हमें करना है। तो आज हम लोग परचेज डे बुक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये परचेज डे बुक हम लोगों ने एक्चुअली हम लोग एक बार इसे कंप्लीट कर ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे तो अलग अलग वहां पर जब इंफॉर्मेशन रहेगा वो तुम लोग को ध्यान से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम लोग का इतना सारा डे बुक है तो सारा कंप्लीट करना है। तो न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स का इसमें जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बहुत जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग सेल्स डे बुक को करेंगे, ठीक है। और सेल्स डे बुक में क्या होगा, यहाँ पर भी तुम लोग को 2 चीज ध्यान में देना है। एक तो क्रेडिट सेल हुआ है कि नहीं, और जो सेल हुआ है वो स्टॉक है कि नहीं। कहीं फर्नीचर तो नहीं सेल हुआ, मतलब फर्नीचर जो फिक्स्ड एसेट था, या फिर वो वाला फर्नीचर सेल हुआ जो उनका फर्नीचर का ही दुकान था, वो चीज देखना है। और क्रेडिट सेल है कि नहीं देखना है। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है, ये परचेज है, ये सेल है। तो नेक्स्ट दिन जब हम करेंगे तो तुम लोगों से पूछेंगे तो तुम लोग मुझे आंसर करना। तो आज जितना भी चीज किया है तो ये पूरा देखना है तुम लोगों को, क्योंकि ये देखो ये सब चीज भी तुम लोग को देखना पड़ेगा। ये सब भी एमसीक्यूज में, जिन लोग का एमसीक्यू है और रिटर्न में भी आ जाता है कि बेनिफिट बताओ कि क्यों हम लोग परचेज डे बुक करते हैं। देखो एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी डे बुक, देखो डिवीजन ऑफ वर्क जो मैंने समझाया, ये पॉइंट देखो, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, सेविंग ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी इन चेकिंग, मैंने सारा चीज बताया, डिटेल्स में बताया। पॉइंट तुम लोग लिखने के लिए ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, ताकि तुम लोग पॉइंट वाइज लिख पाओ। तो ये तुम लोग थोड़ा रीड कर लेना, अपने अपने मैथ से तुम लोग इसे रीड कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुम लोग इसे लिख पाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसका थियोरेटिकल आ जाता है, तो इसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है।